उसके अगेंस्ट आने हैं, तो इन सारी चीजों को देखना है। ये इस एनालिसिस में ये जितने भी आर्गुमेंट्स आने हैं सभी को देखना है। कोई भी बंदा जो बात कर रहा है उसको क्रिटिकली देखा जाएगा, क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये चीज देखा जाएगा। ये इस फिलोसॉफिकल एनालिसिस में ये की चीज चलेगी। रिजेक्टेड आर्गुमेंट शुड बी रिवाइज्ड एंड रीफॉर्मुलेटेड। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने एक बात कही, अपने ही क्लेम में आपने कहा जी हमारे नंबर्स बाहर नहीं जाना चाहिए। अब उसमें आपने कोई आर्गुमेंट दिया, आपने कोई रीजन बताई जो जो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मसलन आप कहते हैं जी हमारे इस नंबर से कोई अपना अकाउंट बना सकता है। अब आगे से ये आ सकता है भाई ये नंबर तो आपके पास चल रहा है, आप फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंट बनाता है तो वेरिफिकेशन कोड तो आपके नंबर पे आएगा, आपके पास आएगा, वो तो नहीं बना सकता। दिस इज द रिजेक्टेड आर्ग्यूमेंट। अब फिर आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इसको दोबारा फॉर्मुलेट करेंगे। आप इसके अगेंस्ट कोई और कमेंट और आर्ग्यूमेंट और कोई रीजन सामने पुट करेंगे, और वो आपका रीजनेबल होना चाहिए, जो आपके क्लेम को पूरा करे। रिवाइज आर्गुमेंट्स शुड बी री एग्जामाइंड। अब दोबारा जो आप बात करेंगे, लोग तो बैठे हैं वो दोबारा उसको परखेंगे, उसको दोबारा देखेंगे कि ये इसने जो दोबारा नया कमेंट सामने रखा है, नया आर्गुमेंट सामने रखा है, नया रीजन सामने रखा है, क्या ये सही है या नहीं सही है, वो उसको दोबारा उसको देखेंगे। तो आपके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको दोबारा री एग्जामाइन किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस किया जाता है। कोई भी क्लेम, कोई भी स्टेटमेंट जो एथिक्स के हिसाब से होती है, जो एथिक्स के तौर पे सामने आती है, उसका बकायदा एनालिसिस होता है। और इस एनालिसिस प्रोसेस के अंदर रीजन सामने आते हैं, उन रीजंस को एग्जामाइन किया जाता है, उनको परखा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है, उस पे आर्गुमेंट्स आते हैं, उनको क्रिटिकली उनको देखा जाता है, और जो सही होते हैं अडॉप्टेड हो जाते हैं, और कहीं कोई आपके रीजंस या आपके आर्गुमेंट्स ठीक नहीं है, उनको दोबारा रिवाइज किया जाता है, या दोबारा उनको फॉर्मुलेट करके दोबारा उनको एक्समाइन किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये चीजें इस फिलोसॉफिकल एनालिसिस के अंदर चलती रहती। स्टूडेंट्स, फिलोसॉफिकल एनालिसिस ये हमारा चल रहा है। मजीद इसमें डायलॉग कंटिन्यू एज द डायलेक्टिक leads to a more and more precise specification of the principle and arguments. Students, डायलेक्टिक का मतलब यह है कि जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने क्रिटिकली आपके देखना है, आपके इस फिलॉसफी को या आपकी स्टेटमेंट को, जिन्होंने या आपके क्लेम को जिन्होंने डिटेल से देखना है, वो लोग बैठे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। अब आपने जो बात कही है, वो जब उसके ऊपर आर्गुमेंट्स आएंगे, जब उसको क्रिटिकली देखा जाएगा, तो वो जो आपको किधर लेके जाएंगे, लीड्स टू अ मोर एंड मोर प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल। तो जैसे जैसे उसके ऊपर आर्गुमेंट्स आते जाएंगे, जैसे जैसे आपके क्लेम को क्रिटिकली देखा जाएगा, तो नई नई चीजें आपके सामने आती जाएंगी, नई नई स्पेसिफिकेशंस आपके सामने आती जाएंगी। स्टूडेंट, स्पेसिफिकेशंस जैसे अभी बात हुई कि जी कोई बंदा अपने कोई दूसरा बंदा किसी की प्रोडक्ट को अपने नाम से बेच नहीं सकता। इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, वो प्रोडक्ट किस बंदे की है, उसका ऑथर कौन है, किसने डेवलप की है, किसने पब्लिश की है, ये सारी स्पेसिफिकेशंस है। अब जैसे जैसे कोई चीज कोई क्लेम आएगा और उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा, तो मजीद बेहतर से बेहतर और वाजे स्पेसिफिकेशंस आती जाएंगी, और यही स्पेसिफिकेशन स्टूडेंट्स ये इस एथिक्स के प्रिंसिपल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे ये प्रोसेस चलेगा, आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो क्लेम है,
वो एक एथिक की शक्ल में आपके सामने आ जाए, बल्कि सभी के सामने आ जाएगा। प्रोसेस क्लैरिफाइज व्हाट इज इशू एंड व्हाट द पॉसिबल पोजीशंस आर। अब ये जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं अपने क्लेम का, इसके ऊपर ये जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस हो रहा है, ये क्या करेगा, आपकी जो क्लेम है, आपकी जो स्टेटमेंट है, आपकी जो वर्डिंग है, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको क्लैरिफाई कर देगा और इस चीज को भी वाजे कर देगा कि आपकी जो ये लफ्ज है, आपकी जो स्टेटमेंट, आपकी जो क्लेम है, ये किस पोजीशन में आते हैं। मसलन इश्यूज, जैसे आपने कहा जी हमारे नंबर्स एड्रेसेस नहीं जाने चाहिए, अब उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इन प्रॉब्लम्स का पता चल गया, और ये आपका जो क्लेम है कहां पे स्टैंड कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, सोशल है, आपके मुआशरे से तल्लक है इस चीज का, उसकी पोजीशन को वाजे कर देगा। इस फिलोसॉफिकल एनालिसिस से हमें इन चीजों का पता चल जाएगा। We develop deeper and more consistent beliefs। अब स्टूडेंट्स, बिलीव्स आप जानते हैं, जैसे कोई यकीन कर लेते हैं हम किसी चीज के ऊपर, आपकी स्टेटमेंट के हमारे ये नंबर्स एड्रेसेस नहीं जाने चाहिए। अब जैसे जैसे आर्गुमेंट आप करेंगे, दूसरे करेंगे, और जैसे जैसे ये आप इस एनालिसिस को डीपली करते जाएंगे, तो आपके सामने बेहतर चीजें आपकी सामने आती जाएंगी, और यही जो बिलीव्स हैं, यही आपके दी एंड पे आपके सामने एक एथिक की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो सारा प्रोसेस आपने किया है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली आप क्या करें, किसी भी एथिक की फिलॉसफी को स्टडी करें कि ये जो एथिक है ये क्यों है, ये अगर सही है तो किस तरह से सही है, ये आप इस चीज को देख लें। स्टूडेंट्स, यहां पे फर्क है डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव क्लेम्स। हमने बात की क्लेम्स, जैसे मैं बात कर चुका हूं कि आपने कोई भी स्टेटमेंट बोली है वो आपकी क्लेम है। अब ये दो तरह के होते हैं, मसलन डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव क्लेम्स। डिस्क्रिप्टिव में ये चीज है कि आप एक लफ्ज बोल देते हैं, अब उसको सही या गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्लेम है। और नॉर्मेटिव क्लेम जो बकायदा आपका एनालिसिस में आता है, जिसके ऊपर आप आर्गुमेंट्स पुट करते हैं, रीजंस को देखा जाता है और उसके सही या गलत होने को देखा जाता है, वो आपके नॉर्मेटिव क्लेम्स होते हैं। देखिए यहां कहते हैं, यहां क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्लेम्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर इन द वर्ल्ड एग्जाम इन द वर्ल्ड। यहां पे स्टूडेंट्स के वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सिर्फ उस प्रॉब्लम की स्टेट को बता देते हैं कि ये मसला है, ये मसला है, बस इतना कह देना है। दिस इज द डिस्क्रिप्टिव क्लेम। जैसे यहां पे एग्जांपल को देखें कि पीपल एडमिटेड टू हैव मेड एट लीस्ट वन इलीगल कॉपी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि जैसे लोग कहते हैं जी हमने सॉफ्टवेयर की कम से कम एक तो हमने इलीगल कॉपी बनाई हुई है। इलीगल कॉपी का क्या मतलब है कि बेचने वाले से जब हमने सॉफ्टवेयर खरीदा तो उससे हमारी कमिटमेंट हुई, उससे हमारा एग्रीमेंट हुआ कि हम आपकी इस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं करेंगे, आप इसको कहीं और किसी को कॉपी करके नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन हमने किया, लोग मानते भी हैं, उन्होंने मान लीजिए हम करते हैं और होता है, हो रहा है, आप भी जानते हैं हो रहा है। तो ये लफ्ज कह देना जी कि ये काम हो रहा है, ये कह देना ये हो रहा है, कोई भी बंदा कह देता है हो रहा है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्लेम है। अब इस क्लेम के बारे में रीजंस को देखना, इसको सही साबित करना, इसको गलत साबित करना, ये इस डिस्क्रिप्टिव क्लेम के अंदर नहीं आता। जबकि उसके बरक्स अगर आप देखते हैं नॉर्मेटिव क्लेम्स को देखते हैं, तो फिर उसमें आपको चीजों को क्लैरिफाई करना पड़ता है। जैसे फिलोसॉफिकल एथिक्स आर नॉर्मेटिव क्लेम्स, वही बात आ गई कि आपके जो फिलोसॉफिकल एथिक्स हैं वो आपके नॉर्मेटिव क्लेम्स हैं। क्यों?
कि वो जो एथिक्स है उनकी जो पीछे रीजंस हैं उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट किया गया है, उनको बकायदा एनालिसिस में से गुजार के उसके ऊपर आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं, और फिर वो अगर सही साबित हुआ है तो एथिक बना है। ये सारी चीजें बयान करनी पड़ती, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती। स्टूडेंट्स, एथिकल रिलेटिविज्म। स्टूडेंट्स, रिलेटिव जैसे आप जानते हैं, वैसे इसका लफ्जी मतलब देखें तो रिश्तेदार, रिलेटिव जैसे होते हैं हमारे, लेकिन यहां पे हम इस चीज को किसी और तनाजर में देखते हैं। हमने एथिक्स को देख लिया, एथिक्स की फिलॉसफी को देख लिया, ये एक नई टर्म हमारे सामने आई है, एथिक्स। एथिक इज अ रिलेटिव। स्टूडेंट्स, रिलेटिव का मतलब क्या है? यहां पे वो कहता है कि रिलेटिव जो एथिक्स होते हैं ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मसलन कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो एक बंदा अगर झूठ बोलेगा तो उसको फायदा दे, उसके लिए सही है, और जबकि दूसरा बंदा कह रहा है कि उसी इन्वायरमेंट में वो झूठ नहीं बोलेगा, उसके लिए वो सही है। सही है, हम बात सही की करेंगे। तो ये फिर सही और गलत में एक एक तल्लक बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन रही है, और इसी वजह से वो कहता है कि जो एथिक है ये एक रिलेटिव है। कैसे? यहां हम इसको देखते हैं, इसी को हम प्रूव करते हैं। जैसे यहां पे वो कहते हैं कि व्हाट इज राइट फॉर यू मे नॉट बी राइट फॉर मी, कि एक चीज जो है वो जो आपके लिए सही है हो सकता वो मेरे लिए सही ना हो। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे लिए ठीक होती हैं, दूसरों के लिए सही नहीं होती, और बहुत सारी चीजें जो दूसरों के लिए सही होती हैं हमारे लिए सही नहीं होती। जैसे ये अभी एक मसला आया सामने, फॉर एग्जाम्पल, ये एथिक तो नहीं है, हम इसको वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अभी किसी ने कहा कि जी मेरे तो सिग्नल वीक है, तो मुझे तो सही तरीके से लास्ट लेक्चर में नहीं सुन पाया, और उसके लिए एक प्रॉब्लम थी हुई, उसके लिए ये प्रॉब्लम थी, सही नहीं था। बाकी लोगों ने लेक्चर सुना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए सही है। ऐसी सिचुएशंस आती रहती, ये एक एथिक नहीं है। हम जब एथिक की बात करते हैं तो एथिक्स में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो वो एक जो क्लेम है, जो एथिक है, वो एक के लिए सही होता है, दूसरे के लिए सही नहीं होता। कैसे? कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्लेम। अब जो एथिक है, ये क्लेम है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखें, एक एग्जांपल है, वन पर्सन डिसाइड दैट इट इज राइट फॉर हिम टू टेल अ लाई इन अ सर्कमस्टेंसेस, कि एक बंदा सोचता है कि मुझे यहां पे बोलना, गलत बोलना, झूठ बोलना मेरे लिए सही है। किसी भी इन्वायरमेंट में वो सोचता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोलूंगा तो सही है, गलत बयानी करूंगा सही है। जबकि अदर पर्सन कैन डिसाइड दैट इट इज नॉट राइट फॉर हर टू टेल अ लाई इन द सेम सर्कमस्टेंस, और कोई ये सोच रहा है कि इस हालात में अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं गलत बयानी करूंगा ये मेरे लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे लोग मुआशरे में, खानदान में, दोस्तों में, पार्टीज में, खरीदो फरोख्त में झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, और कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो बिल्कुल गलत बयानी नहीं करते। होता है, हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल हैं। एथिक्स तो है, लेकिन एक सोचता है कि मैं ये करूंगा ठीक है, दूसरा सोचता है मैं ये नहीं करूंगा मेरे लिए ठीक है। तो यहां पे फिर एक रिलेशनशिप बन जाती है। सो राइट एंड रॉन्ग आर रिलेटिव टू यूर सोसाइटी। अब वही बात आ गई कि ये गलत और सही जो है ये आपकी सोसाइटी के साथ ऐसे है जैसे ये रिश्तेदार है, मीन इनका तल्लक है आपकी सोसाइटी के साथ। अब स्टूडेंट्स, इसी चीज को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जिसके जरिए से हम इस चीज को साबित कर सकते हैं कि ये एथिक्स जो है ये रिलेटिव है या नहीं है। जैसे कल्चर्स वेरी अ गुड डील इन व्हाट दे कंसीडर टू बी राइट एंड रॉन्ग। अब जैसे यहाँ पे हम मुआशरे को देखें तो जैसे अभी मैंने बात की कि मुआशरे में बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं जहां पे राइट और रॉन्ग का आपस में तल्लक चल रहा है, लेन देन में लोग कर रहे हैं।
काम तोलना, एक बंदा करता है मैं करूंगा ठीक है मेरे लिए, दूसरा सोचता है मैं ऐसा करूंगा ये मेरे लिए सही नहीं है। मोरल नॉर्म्स ऑफ अ गिवन, या स्टूडेंट, गिवन सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। मॉरल, अच्छा यहाँ पे नॉर्म्स की बात जो है स्टूडेंट्स, ये म्यार को कहते हैं। अब मॉरल नॉर्म्स हम उनकी करते हैं जो हमारी इखलाकियात से रिलेटेड है। अब इससे हमारे मुआशरे में चेंज आ रहा है, सो दैट what was considered wrong at one time may right in other time। अब यहां ऐसा होता है कि आप बाज दफा अच्छा बिहेव करते हैं वो आपके लिए सही होता है, बाज दफा अच्छा बिहेव ना करें वो आपके लिए सही है, या अच्छा बिहेव करते हैं वो आपके लिए सही नहीं होता। बाज लोग होते हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छा तल्लक रवैया अपनाते हैं, उससे आपको फायदा भी हो जाता है, और बाज ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ आप अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे, आप अच्छा बिहेव करेंगे, उसका गलत मतलब भी ले लेते हैं। तो ये राइट और रॉन्ग जो है एथिक्स में, इनका आपस में तल्लक है, रिलेशनशिप है। और अगर हम यहां पे देखें, एक और यहां पे एक फैक्ट है कि वी आर टॉट द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बाय आवर अपब्रिंग। तो हमें यह भी बताया गया है कि राइट और रॉन्ग में क्या फर्क है, हमें यह बता भी दिया गया है। अब ये जब बता दिया गया है तो हम जानते भी हैं कि ये सही है ये गलत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे मुआशरे में, या हमें हमारे नजर आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एथिक्स जो है ये रिलेटिव है राइट और रॉन्ग के हिसाब से, तो एक तल्लक बन जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मजीद कुछ डिस्क्रिप्शन है, और ये स्टूडेंट्स जितनी भी मैंने आपके सामने ये वर्डिंग रखी है, ये सारी आपकी जो ओरिजिनल बुक है, ये मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, ये आपके सामने आ जाएंगे, ये वहां से लिए गए। तो स्टूडेंट्स आपका टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं इसको जल्दी वाइंड अप करता हूं। इफ वी अंडरस्टैंड क्लेम्स एथिक इज अ रिलेटिव, अगर हम इस चीज को समझते हैं, ये हमारे सामने एक आ गई, एक स्टेटमेंट आ गई कि एथिक इज अ रिलेटिव, अगर हम ये समझते हैं कि एथिक्स जो है ये रिलेटिव है टू बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो फिर हमें इस चीज को सामने रखना है कि ये इंसान का एक बिहेवियर भी हो सकता है। देन इट डज फ्लो फ्रॉम द फैक्ट साइटेड, तो फिर हम इस चीज को देखेंगे कि ये एक हकीकत से निकल रहा है। हाँ ये सिचुएशन भी आती है, मसलन जैसे हम ये सोच रहे हैं कि जी एक बंदा तो कहता है कि मैं इस हालात में अगर रॉन्ग भी चलता हूं तो मेरे लिए सही है, तो फिर तो वो एक हकीकत से बाहर जा रहा है, फिर तो वो एथिक्स में नहीं आ रहा, वो तो एथिक्स से बाहर जा रहा है, उसका बिहेवियर जो है वो उस एथिक के अगेंस्ट जा रहा है। है, अगर वो कर रहा है तो है, लाजमी तौर पे है, तो फिर इंडीड इट इज रिडंडेंट ऑफ द फैक्ट साइटेड। अब यहां पे स्टूडेंट्स रिडंडेंट आप जानते हैं, जहां पे कोई डुप्लीकेशन आ जाए, तो अब इस एथिक को और एज ए रिडंडेंट यूज किया जा रहा है, मीन कि जब ये सही और गलत के दरमियान एक तल्लक रखता है, ये एथिक कहता है कि जी सही भी है गलत भी है, तो फिर इसको तो सही के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा और गलत के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पे रिडंडेंसी आ गई, यहां पे डुप्लीकेशन आ गई। अब एथिक तो ऐसा होना चाहिए कि वो एक ही बात को पूरा प्रूफ करे, दूसरा दूसरे को वो उसके अगेंस्ट जाए, लेकिन यहां पे अगर आप कहते हैं कि ये रिलेटिव है रॉन्ग और राइट, राइट और रॉन्ग के दरमियान, तो फिर ये यहाँ पे डुप्लीकेशन है, यहाँ पे रिडंडेंसी है। फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, अगर हम इंसान की बिहेवियर की बात करते हैं, इट मेयरली रिपीट्स व्हाट द फैक्ट्स हैव सेड, व्हाट द फैक्ट्स हैड सेड। अब अगर हम इंसान के बिहेवियर की बात करें, तो फिर हमें इस चीज को देखना है कि इसमें जो हकीकत है वो क्या है, हमने हकीकत को देखना है, जो सही है उसको देखना है। हमने ये नहीं देखना कि अगर इनमें तल्लक है तो फिर हम रॉन्ग को भी इस्तेमाल करते जाएं, नहीं, हमने अगर एज ए ह्यूमन बिहेवियर को देखना है, तो फिर हमें जो सही है हमने उसको देखना है।
अब जहाँ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने कह दिया कि इंडिविजुअल बिलीव्स डिफरेंट थिंग्स आर राइट एंड रॉन्ग। हम जानते हैं कि मुख्तलिफ चीजें जो सही और गलत होती हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड बाय होम दे हैव बीन रेज्ड। अब वही बात आ गई स्टूडेंट्स कि ये जो गलत और सही है ये एक्चुअली इसलिए कि एक बंदा अगर सही कर रहा है तो वो सही है और गलत कर रहा है तो वो उस बंदे की वजह से गलत है, जबकि सही तो सही है, एथिक तो सही कहता है। अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स को देखें तो वो तो सही है, लेकिन अगर कोई रॉन्ग कर रहा है तो वो उसके उसके बिहेवियर की वजह से, उसके अपने बिहेवियर की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये आपके एथिकल रिलेटिव्स में आज के लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट थी हमारे पास। हमने फिलॉसफी ऑफ एथिक को देखा और उसमें हमने फिलोसफिकल एनालिसिस को देखा, उनके रीजंस को देखा, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव क्लेम्स को हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स ये आपके पास हैंडआउट्स आ जाएंगे, इनको रीड आउट करें, ओरिजिनल बुक से आपके पास आएंगे, इसमें आपके सामने नई नई चीज़ें भी होंगी, ज़रूर पढ़िए। और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे पुट अप कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। स्टूडेंट्स अभी